क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी दुनिया की तबाही की शुरुआत कैसे होती है? वो किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि वॉशिंगटन के एक बंद कमरे में फुसफुसाकर कहे गए एक कोडवर्ड से होती है। 28 फरवरी 2026, एक ऐसी तारीख जब इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी गलती की, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने एक ऐसा बटन दबाया जिसने 7 समुंदर पार एक पूरे मुल्क की किस्मत को राख में मिला दिया। आज हम आपको उस रात की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज द फिल्मी डेलीज पर हम उस खौफनाक मंजर को जीने वाले हैं जिसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहती है। अमेरिकी यमराज, समंदर पर तैरते शहर। तारीख थी 28 फरवरी 2026। रात के सन्नाटे में अरब सागर और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की लहरों के बीच दो विशाल तैरते शहर यूएसएस अब्राहम लिंकन और दुनिया का सबसे घातक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खामोशी से अपनी पोजीशन ले चुके थे। ये सिर्फ जहाज नहीं थे, ये अमेरिका के वो अदृश्य यमराज थे जो किसी भी देश को नक्शे से मिटाने की ताकत रखते थे। वॉशिंगटन के वॉर रूम में नीली स्क्रीनों के बीच जनरल की आवाज गूंजी, सिंग द क्लॉक्स। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब शुरू हो चुका है। कमांडर ने रडार पर नजर रखते हुए जवाब दिया, नेगेटिव हिचकिचाहट सर, अमेरिकी और इजरायली जेट्स हवा में हैं। ये कोई आम सैन्य हमला नहीं था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और उसके सबसे करीबी दोस्त इजराइल का एक ऐसा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था जिसका मकसद ईरान को संभलने का एक सेकंड भी न देना था। निशाना ईरान का कोई मामूली सैन्य बेस नहीं, बल्कि उनका नर्व सेंटर था। तेहरान की पाश्चर स्ट्रीट के 100 फीट नीचे बने वो अभेद्य बंकर। ईरान कोई खुला मैदान नहीं है, ये पहाड़ों और रूस के बनाए दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से घिरा एक अभेद्य किला है। इजराइल से तेहरान की दूरी लगभग 1240 मील थी। एक जेट को वहां पहुंचने के लिए 3 दुश्मन मुल्कों के ऊपर से गुजरना था। लेकिन अमेरिका के पास एक ऐसी रणनीति थी जिसे मिलिट्री भाषा में टाइम ऑन टारगेट कहते हैं। अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स ने स्पेस सैटेलाइट्स के जरिए ईरान के रडार नेटवर्क को अंधा करना शुरू कर दिया। तेहरान के एक अंडरग्राउंड रडार स्टेशन में ईरानी ऑपरेटर के माथे पर पसीना आ गया। उसकी स्क्रीन पर अचानक 100 से ज्यादा दुश्मन जेट्स चमकने लगे। कमांडर चिल्लाया, सब कुछ फायर कर दो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो हवा में तीर चला रहे थे। वो असली फाइटर प्लेन थे ही नहीं, वो अमेरिका के छोटे डिकॉय ड्रोन्स थे। जैसे ही ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी, उन्होंने अपनी लोकेशन खुद जाहिर कर दी। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। अमेरिका के अदृश्य फाइटर प्लेन्स F-22 रैप्टर ने आसमान से अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइलें दाग दी और ईरान का पूरा सुरक्षा कवच राख के ढेर में बदल गया। अब वक्त था अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार का भी, 2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। ये वो विमान हैं जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। इनका निशाना था ईरान का सबसे बड़ा लीडर। B-2 बॉम्बर्स ने अपने पेट से 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए। ये बम जमीन की गहराई में घुसकर धमाका करने के लिए बनाए गए थे। एक भयानक अंडरग्राउंड विस्फोट हुआ और पूरा तेहरान एक भूकंप की तरह कांप उठा। 1 मार्च की सुबह जब ईरान के सरकारी टीवी पर कुरान की आयतें चलीं, तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। न्यूज एंकर की आंखों में आंसू थे और खौफ साफ दिख रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी अब नहीं रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया को संबोधित करते हुए गर्व से कहा, हमने दुनिया के नंबर 1 आतंक के प्रायोजक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस तबाही का दरवाजा खोल दिया है। ईरान का एयर डिफेंस टूट चुका था, उनका लीडर मर चुका था, लेकिन उनकी बदले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। ईरान ने अपनी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन स्वॉर्म्स का रुख अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी की तरफ कर दिया, दुबई। 28 फरवरी की उस रात के बाद ईरान ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दुबई की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री पर हजारों ईरानी ड्रोन एक साथ टूट पड़े। एक के बाद एक हुए भीषण धमाकों ने दुबई की जमीन को हिला दिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि वे बुर्ज खलीफा की ऊंचाई को टक्कर दे रही थीं। ये सिर्फ एक फैक्ट्री की आग नहीं थी, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की बर्बादी का मंजर था। तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। ईरान के नए नेतृत्व ने ऐलान कर दिया, अगर हमारा लीडर मारा गया है तो दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं रहेगा। आर्थिक सुनामी, तेल की आग और जलती दुनिया। 28 फरवरी की उस रात ने सिर्फ तेहरान और दुबई की जमीन को ही नहीं हिलाया, बल्कि दुनिया के हर उस घर की नींव हिला दी जहां बिजली जलती थी। दुबई की तेल फैक्ट्रियों से निकलता काला धुआं सिर्फ आसमान में नहीं फैल रहा था, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घोंट रहा था। जब 1 मार्च का सूरज निकला तो लंदन से लेकर टोक्यो तक के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह चुके थे। तेल की कीमतें जो कल तक $80 प्रति बैरल थीं, वे कुछ ही घंटों में $250 के पार पहुंच गईं। अमेरिका के पेट्रोल पंपों पर दंगे शुरू हो गए। लोग गैलन लेकर सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि खाड़ी देशों से आने वाली सप्लाई की नस अब कट चुकी है।
वॉशिंगटन में राष्ट्रपति के सलाहकार ने एक डरावनी फाइल मेज पर रखी। सर, अगर ये आग 48 घंटे और नहीं बुझी तो अमेरिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो जाएगा। लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होनी थी। तेल अवीव के अंडरग्राउंड बंकर में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी आग थी। उन्हें पता था कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब पागलों की तरह हमला करेगी। इजराइल ने अपना सबसे गुप्त और खतरनाक कार्ड खेला, ऑपरेशन शैडो वॉरियर। ईरान की धरती पर दशकों से सोए हुए इजराइल के स्लीप सेल्स यानी जासूसों को एक झटके में एक्टिव कर दिया गया। ये वो लोग थे जो बरसों से ईरानी बनकर वहां रह रहे थे। अचानक तेहरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर में धमाके होने लगे। ईरान की मिसाइल यूनिट्स के कमांडर्स को उनके ही घरों में निशाना बनाया जाने लगा। इजराइल का मकसद साफ था, ईरान को पलटवार करने का मौका ही न मिले। इजराइल के F-35 जेट्स अब ईरान के परमाणु ठिकानों यानी नतांज और फोर्डो की तरफ मुड़ चुके थे। अब सवाल सिर्फ बदला लेने का नहीं था, सवाल था ईरान की परमाणु ताकत को हमेशा के लिए दफन करने का। इधर अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति का वो प्रदर्शन शुरू किया जो वियतनाम या इराक युद्ध के समय भी नहीं देखा गया था। USS जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ने होर्मुज की खाड़ी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स ने आदेश दिया कि कोई भी ईरानी जहाज अब बंदरगाह से बाहर नहीं निकलेगा। आसमान में अमेरिकी टोही विमान और ड्रोन्स की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई कि परिंदा भी पर न मार सके। वॉशिंगटन से सीधा आदेश था, ईरान की हर हरकत को स्पेस से ट्रैक करो। जैसे ही ईरान का कोई मिसाइल लॉन्चर पहाड़ों से बाहर निकलता, उसे आसमान से ही राख बना दिया जाता। लेकिन ईरान ने भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर शेकन को जमीन के नीचे बनी मिसाइल सिटीज से बाहर निकाल लिया था। इन मिसाइलों का निशाना अब अमेरिका के वो एयरबेस थे जो कतर, बहरीन और कुवैत में मौजूद थे। दुबई, जो कभी अमीरों का जन्नत था, अब मलबे और बारूद की गंध से भरा एक वीरान शहर लग रहा था। तेल की फैक्ट्रियों में लगी आग इतनी भीषण थी कि आधुनिक तकनीक भी उसे बुझाने में नाकाम साबित हो रही थी। बुर्ज खलीफा की खिड़कियों से लोग देख रहे थे कि कैसे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें उनके शहर के डिफेंस को भेदकर गिर रही थीं। दुबई के शासकों ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अमेरिका खुद ईरान की मिसाइल बारिश में उलझा हुआ था। लोग प्राइवेट जेट्स लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुबई का एयर स्पेस अब किल जोन बन चुका था। ईरान ने ऐलान कर दिया था कि जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा उसे अपनी मिट्टी का रंग लाल देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमाणु घड़ी की आखिरी सुई, एक भयावह मोड़। 1 मार्च की शाम तक दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। अमेरिका ने ईरान की रीढ़ तोड़ दी थी, इजराइल ने उनके परमाणु ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया था और ईरान ने दुबई और अमेरिकी अड्डों को श्मशान बना दिया था। रूस और चीन की खामोशी अब दुनिया को डरा रही थी। तभी ईरान की सरकारी एजेंसी से एक गुप्त संदेश प्रसारित हुआ जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव की धड़कनें रोक दी। संदेश था, अगर अगले 6 घंटों में हमला नहीं रुका तो हम अपने अंतिम विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। अंतिम विकल्प यानी न्यूक्लियर वॉरहेड। क्या ईरान के पास परमाणु बम तैयार था? क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान का नया नेतृत्व पूरी दुनिया को एक परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर में धकेलने वाला था? ईरान की तरफ से आए उस एक संदेश ने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर विंटर के डर से कंपा दिया था। वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की हर टिक टिक किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। राष्ट्रपति के सामने मेज पर न्यूक्लियर ब्रीफकेस खुला था। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अब दोराहे पर खड़ी थी, या तो पीछे हटो और अपनी हार स्वीकार करो, या फिर एक ऐसी जंग शुरू करो जिसमें कोई जिंदा नहीं बचेगा। रूस और चीन की पनडुब्बियां अब खुले तौर पर प्रशांत महासागर में अमेरिकी बेड़े के करीब पहुंच चुकी थीं। ये अब सिर्फ खाड़ी देशों की जंग नहीं थी, ये कयामत की रात थी। दुनिया भर के शहरों में हड़कंप मच गया। लोग सुपरमार्केट खाली कर रहे थे, बंकरों की तलाश कर रहे थे, क्योंकि परमाणु सायरन किसी भी वक्त बच सकता था। इजराइल को पता था कि अगर ईरान ने बटन दबा दिया तो तेल अवीव को नक्शे से मिटने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। इजराइल ने इंतजार नहीं किया। ऑपरेशन गॉड ऑफ वॉर को हरी झंडी दे दी गई। इजराइल के F-35 जेट्स ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक उड़ान भरी। उनका लक्ष्य था ईरान के वो गुप्त परमाणु साइलो, मिसाइल साइलोज जो जमीन के इतने नीचे थे कि उन पर साधारण बमों का कोई असर नहीं होता था। आसमान में इजरायली और अमेरिकी जेट्स ने एक अभूतपूर्व मिसाइल वॉल खड़ी कर दी। इजराइल ने अपने सबसे गुप्त हथियार जेरिको मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये मिसाइलें ईरान के परमाणु अड्डों पर कहर बनकर टूटीं। पहाड़ों के अंदर से निकलता धुआं साफ बता रहा था कि इजराइल ने ईरान की परमाणु क्षमता को आखिरी चोट पहुंचा दी है। लेकिन क्या ये काफी था? जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान के नए सैन्य नेतृत्व ने कयामत का प्रोटोकॉल चालू कर दिया। तेहरान के पहाड़ों के बीच बनी गुप्त सुरंगें खुल गईं। सैकड़ों शाहब और सेजिल मिसाइलें एक साथ आसमान की तरफ उठीं। ये सिर्फ इजराइल की तरफ नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी अड्डों की तरफ जा रही थीं।
सऊदी अरब, कतर और कुवैत के ऊपर आसमान आग के गोलों से भर गया। अमेरिका का पैट्रियट और थर्ड डिफेंस सिस्टम पागल हो चुका था। एक साथ 500 मिसाइलों को रोकना किसी भी तकनीक के बस में नहीं था। दुबई, जो पहले ही तेल की आग में जल रहा था, वहां अब मिसाइलें मलबे की बारिश कर रही थीं। वो चमकता हुआ शहर अब सिर्फ राख और लोहे का एक ढेर बनकर रह गया था। रूस और चीन का दखल, शतरंज की आखिरी चाल। जब ईरान की मिसाइलें अमेरिकी अड्डों से टकराईं, तो रूस और चीन ने अपनी खामोशी तोड़ी। मॉस्को से सीधा संदेश गया, अगर अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। दुनिया के 3 सबसे बड़े परमाणु देश एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। ये वो पल था जब एक छोटी सी गलती पूरी पृथ्वी को भाप बना सकती थी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात पायलटों को अंतिम आदेश मिल चुका था। दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। तभी तुर्की और भारत के हस्तक्षेप से एक गुप्त हॉटलाइन एक्टिव हुई। पर्दे के पीछे एक ऐसी डील पर बात शुरू हुई जो इस तबाही को रोक सकती थी। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी थी? 72 घंटों के उस नरक के बाद जब हथियारों की आवाजें थमी, तो दुनिया वो नहीं थी जो 28 फरवरी को थी। दुबई की वो ऊंची इमारतें अब खंडहर थीं। ईरान की सैन्य ताकत मिट्टी में मिल चुकी थी और उसका सुप्रीम लीडर इतिहास बन चुका था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऐसा घाव लगा था जिसे भरने में दशकों लगेंगे। इजराइल ने अपनी सुरक्षा तो पक्की कर ली थी, लेकिन उसकी कीमत उसे हजारों मासूमों की जान देकर चुकानी पड़ी। पूरी दुनिया में एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया था। वो देश जो कल तक अमीर थे, अब अनाज के लिए तरस रहे थे। ये जंग किसी ने नहीं जीती, इंसानियत हार चुकी थी। 28 फरवरी 2026 की वो रात हमेशा के लिए एक सबक बन गई कि जब नफरत और ताकत का अंधा खेल शुरू होता है, तो उसका अंत सिर्फ श्मशान में होता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। 28 फरवरी 2026 का ये मंजर हमें बताता है कि शांति की कीमत क्या है। अगर आपको ये गहरी रिसर्च और सिनेमाई कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज भी जंग की बातें करते हैं। द फिल्मी डेलीज पर ऐसी ही और भी अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर काम करने की ताकत देता है। जय हिंद, जय भारत।